पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिन के टीचर उस पर हमला करते हैं, लेकिन ये यूकियो उसे पहले ही वहां से हटा देता है और टीचर से लड़ने लगता है। टीचर डेमोन का उपयोग कर यूकियो पर कई हमले करता है और उसे घायल कर देता है। तभी रिन अपनी तलवार लेकर आता है और डेमोन पर हमला कर अपने भाई यूकियो को बचा लेता है। इस बीच यूकियो जादुई चक्र को मिटा देता है, जिससे डेमोन गायब हो जाता है। रिन को मारने में टीचर पूरी तरह असफल रहता है। जब चीफ मेफिस्टो को यह सब पता चलता है तो वह रिन के भाइयों से माफी मांगता है। आगे की कहानी शुरू होती है। रिन गर्मी से परेशान होकर अपनी आइसक्रीम निकालता है और पिघलने से पहले उसे खा लेता है, जिससे वह खुश हो जाता है। वहीं एसोसिएशन के गेट के पास एक बिल्ली नजर आती है। एक ऑफिसर उसे कारू कहकर बुलाता है और दूसरे ऑफिसर से बातचीत करता है। वो कहता है कि कारू काफी समय से वहां से हिली नहीं और उसे खाना दिया, लेकिन उसने देखा भी नहीं। दूसरा ऑफिसर कहता है कि शायद उसे पता चल गया है कि उसके मालिक की मृत्यु हो चुकी है। इस दौरान कारू ध्यान से दोनों ऑफिसर्स को घूरने लगती है। दोनों उसकी चतुराई की चर्चा करते हैं। इसके बाद कहानी रिन और यूकियो पर शिफ्ट होती है। रिन आइसक्रीम खाते हुए शिकायत करता है कि उसे संडे को भी रिपोर्ट और होमवर्क करना पड़ रहा है। वह एक रैंक बुक उठाकर सबकी रैंक चेक करता है और पाता है कि उसकी रैंक सबसे नीचे है। वह यूकियो से उसकी रैंक पूछता है, जो मिडिल फर्स्ट है। रिन इस पर हंसता है, लेकिन यूकियो उसे समझाता है कि पैलाडिन बनना इतना आसान नहीं है। पैलाडिन होना केवल एक रैंक नहीं बल्कि एक महान जिम्मेदारी है। रिन माफी मांगने के बजाय बहस करने लगता है और यूकियो के चश्मे को हवा में फेंक देता है। इसके बाद वह टूटकर फिर से यूकियो की आंखों पर गिर जाता है। यूकियो को मिशन के लिए कॉल आती है। वह दराज से चश्मे का एक और जोड़ा निकालता है और मिशन के लिए रवाना हो जाता है। रिन उसके पीछे आता है और उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन यूकियो उसे अपने साथ ले जाता है। गेट पर पहुंचकर वे देखते हैं कि कारू बिल्ली बड़ी हो गई है और उसकी 2 पूंछ हैं। यूकियो समझाता है कि यह बिल्ली 1000 सालों से जीवित है। कारू पहले एक मंदिर में रहती थी, लेकिन जब लोग मंदिर तोड़ने आए तो उसका घर छिन गया और वह एक डेमोन बन गई। लोग कारू पर फायर और होली वाटर फेंकते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। कारू 2 इंस्पेक्टरों पर हमला करती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। उसी समय यूकियो वहां पहुंचता है। एक इंस्पेक्टर बताता है कि होली वाटर और बाकी चीजों से कारू पर कोई असर नहीं हो रहा है। कारू गुस्से में है और रिन को उसकी बातें सुनाई देती हैं। कारू गुस्से में कहती है, तुम सब झूठे हो, उसने मुझे नहीं बताया। इंस्पेक्टर यूकियो से कहता है कि उसके पिता फूजीमोटो ने उसे जरूर बताया होगा कि कारू से कैसे निपटना है। एक अन्य अधिकारी यूकियो को याद दिलाती है कि वह भी एक मिशन पर उनके साथ था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूकियो अपने पिता और अन्य इंस्पेक्टरों के साथ एक मिशन पर था, जहां काफी तबाही मची हुई थी। ये सब कारू की वजह से हो रहा था। उस दिन भी कारू ने सब पर हमला किया था, लेकिन फूजीमोटो ने उसे शांत कर अपनी दोस्त बना लिया। उन्होंने कारू को शराब ऑफर की और उसे अपना फैमिलियर बना लिया। ये सुनकर रिन को पता चलता है कि कारू को शांत करने का एकमात्र तरीका वही शराब है। यूकियो अपनी ड्रॉर से एक बॉक्स निकालता है और कहता है कि यह बॉक्स कारू के लिए काफी है। उसे लगता है कि उसके पिता कारू को मारने की योजना बना रहे थे। यूकियो सभी इंस्पेक्टरों को पीछे हटने का आदेश देता है और केवल रिन और यूकियो वहीं खड़े रहते हैं। कारू गुस्से में बोलती है, शीरो वापस आएगा। रिन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं शीरो का बेटा हूँ, रिन ओकुमुरा। यह सुनकर कारू थोड़ी शांत हो जाती है। रिन उसे बताता है कि शीरो की मृत्यु हो चुकी है। पहले तो कारू उसे झूठा कहती है, लेकिन फिर शांत हो जाती है। रिन उसे अपने पिता के बारे में समझाता है और कहता है कि वे उससे बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर कारू रोने लगती है और अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती है। ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूर से मेफिस्टो और उसका भाई ये सब देख रहे होते हैं। मेफिस्टो अपने भाई से पूछता है, तो तुम्हारा रिन के बारे में क्या कहना है? उसका भाई जवाब देता है, इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत ताकतवर है। यूकियो फिर बॉक्स खोलता है और पाता है कि उसमें वही शराब है जिससे फूजीमोटो ने कारू को अपना दोस्त बनाया था। वह शराब कारू को पिलाता है, जिससे वह खुश हो जाती है। यहाँ हम एक समुद्र को देखते हैं जहां एक आदमी नाव चला रहा होता है और काफी गुस्से में होता है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है और वह आदमी बोलता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शीमा चुपचाप बैठा होता है और बोलता है, यार यहाँ कितनी सारी लड़कियां हैं, मुझे भी ना आना है। फिर वह रिन से बोलता है, तुम तो काफी इंजॉय कर रहे हो। रिन बोलता है, क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं सोचता। लेकिन शीमा बोलता है, तुम्हारे पास कोई कस्टमर नहीं है। तभी वहां कारो जिन से बोलती है, मुझे ये विश चाहिए। लेकिन जिनसे शीमा बोलता है, अगर हमें इन लड़कियों को बेचना है तो हमें पक्का एक सेलर की जरूरत होगी और मेरे ख्याल से कामिकी ऐसा कर सकती है। तभी कामिकी अपने स्विम सूट में आ जाती है और बोलती है, लेकिन मैं यहाँ कोई सेलर नहीं हूँ, मैं तो स्विमिंग करने जा रही हूँ। कामिकी समुद्र में होती है, लेकिन तभी अचानक वह डूबने लग जाती है। तभी एक लड़का उसे देखकर बचाने आता है। कामिकी को बचाते वक्त वह लड़का उसे गलत तरीके से पकड़ लेता है, जिससे वह उसके सिर पर मार कर बेहोश कर देती है। अब कामिकी की आंख खुलती है और वह देखती है कि वह लड़का उसे किस करने वाला है। तभी कामिकी उसे मार देती है। लड़का बोलता है, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें बचा ही रहा था। मुंह से सांस देकर वह लड़का बिल्कुल काला पड़ चुका है। वह पूछता है, ये क्या है? तभी एक आदमी बोलता है, ये एक डीमन है जो समुद्र जितना बड़ा है।
ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं और वह आदमी आगे बोलता है, ये डीमन कभी भी हम पर हमला कर सकता है और गांव को नष्ट कर सकता है। अब ये तीनों उस आदमी के साथ मंदिर के पास जाते हैं जहां एक चित्र को देखते हैं जिसमें वही डीमन होता है और उसका नाम स्क्रीट डीमन होता है। आदमी बताता है कि यह चित्र 400 साल पहले एक पिक्चर ने बनाया था और तुम लोगों ने जो अभी पानी में कालेपन को देखा वह पक्का स्क्रीट डीमन की इंक होगी। शीमा बोलता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वह बूढ़ा आदमी बताता है, बिल्कुल इसी दिन की तरह 6 महीने पहले भी समुद्र काला पड़ गया था। तब एक मछुआरा उस डीमन को मारने के लिए उसके पीछे चला गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। अब ये लोग जा रहे होते हैं, तभी रिन बोलता है, ये कितना कमाल का मिशन है, हम पहले ही मिशन में एक डीमन को मारेंगे। तभी रिन फिर से टकरा जाता है और वो बच्चा बोलता है, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? रिन बोलता है, तुम कहाँ थे? हमें तुम्हारी चिंता थी, और क्या तुम्हें इन चीजों से डर नहीं लगता? वह बच्चा बोलता है, मेरे पिता ने कहा था एक असली आदमी किसी से नहीं डरता। तभी कामिकी अपने सिर को छूती है और वह बच्चा बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? वह बोलती है, नहीं। इसके लिए वह बच्चा माफी मांगता है। फिर वह पूछता है, क्या तुम पेट शॉप का पता जानते हो? मुझे अपने कुत्ते के लिए खाना लेना है। अब वे लोग उसे पेट शॉप से खाना दिलाकर बाहर आ रहे होते हैं। शीमा सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन इसे अभी भी पेट शॉप का पता नहीं है। वह लड़का बोलता है, क्योंकि मेरा कुत्ता खुद अपना खाना लेने आता था, अब वह बीमार है तो मुझे आना पड़ा। शीमा बोलता है, तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हें। लड़का बोलता है, हाँ मुझे नहीं है, लेकिन मेरे पिता काफी महान थे, वह समुद्र में अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेते थे। कामिकी बोलती है, तुम हमेशा अपने पिता की तरह क्यों बनना चाहते हो? वो लड़का बोलता है, क्योंकि मेरे पिता एक महान इंसान थे। कामिकी बोलती है, थे। तो वह बच्चा बताता है, आज से 6 महीने पहले मेरे पिता उस डीमन को मारने गए थे। शीमा हैरानी से बोलता है, वह तुम्हारे पिता थे। अब अगले सीन में ये लोग अपने टीचर के साथ खाना खा लेते हैं। फिर उनका टीचर उन्हें किताब में वही डीमन दिखाता है और उसके बारे में बताते हुए कहता है, जो चीज तुमने अभी पानी में देखी थी वह इसकी इंक थी और यह डीमन सच में काफी खतरनाक है। वह टीचर पूछता है, आज हम इसे कैसे हरा सकते हैं? टीचर बोलते हैं, यह समुद्र में काफी गहराई में रहता है और वहां तक हम जा भी नहीं सकते हैं। तभी उन्हें उनकी पत्नी का कॉल आता है और वह बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब वह कहते हैं, कल तुम्हारा आराम है, तुम लोग आराम करो। तभी शीमा और यश सोचते हैं कि ये लोग कल समुद्र पर जाकर स्विमिंग करेंगे। तभी उनका टीचर उनके पास आकर उन्हें कहता है कि तुम उस डीमन के पास दोबारा नहीं जाओगे, तो कल तुम यहीं पर आराम करना। अब कामिकी बाहर आती है। तभी वह लड़का आ जाता है और कामिकी को दवाई देता है जिसे वह अपने सिर पर लगाकर आराम कर सके। कामिकी बोलती है, तुम इतनी दूर से मुझे बस यही देने आए थे? वो लड़का कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे डैड भी सिर पर दवाई लगाते थे जब उनके सिर में दर्द होता था। कामिकी पूछती है, तुम उस डीमन से क्या करने वाले हो? लड़का बोलता है, मैं उसे मार दूंगा। अब कामिकी उसे ढूंढती है और उसे पानी के पास पाती है और वहां बैठकर वह चाय पीने लगता है। कामिकी दूर से बैठकर उस पर नजर रखने लग जाती है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी कामिकी उसके पास आती है और उससे बोलती है, अब क्या तुम पक्का मारोगे? वो मेरे डैड का और मेरा भी दुश्मन है और तुम उससे दूर रहो। तुम में तो कॉन्फिडेंस नहीं है। कामिकी गुस्से में आकर बोलती है, तुम्हें क्या पता, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। लड़का बोलता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम में कॉन्फिडेंस है या नहीं? लेकिन अगर तुम एक बार ध्यान से सोच लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर तुम उस डीमन को देखोगे और हिचकिचाओगे तो तुम उसे कभी नहीं मार पाओगे, और मैं उसे मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा। तभी वह डीमन सामने आ जाता है और रिन शीमा भी उसे देख लेते हैं। लड़का वहां से भाग जाता है और कामिकी उसके पीछे दौड़ने लगती है। अब रिन शीमा से बोलता है, हम इससे लड़ेंगे। तभी वह डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कारू अपने बड़े रूप में आकर उससे लड़ने लगती है। कारू उस पर हमला करती है, लेकिन वह डीमन उसे हरा देता है और कारू बेहोश हो जाती है। तब कामिकी आती है और उनसे पूछती है, क्या तुमने उस लड़के को देखा? वे बोलते हैं, वही यहाँ नहीं आया। अब कामिकी भी उस डीमन से लड़ने के लिए अपने दोनों फॉक्स को समन करने लगती है, लेकिन वह समन नहीं कर पाती। तभी वह डीमन उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक कोई दूर से क्रॉसबो की मदद से उन्हें बचाता है। वे समुद्र में देखते हैं और पाते हैं कि वह वही लड़का है। उस लड़के को बचाने के लिए रिन समुद्र में कूद जाता है, लेकिन वह लड़का समुद्र में क्रॉसबो से उस डीमन पर हमला करता है, लेकिन डीमन को कुछ नहीं होता और वह उस पर हमला कर देता है। फिर रिन उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। अब रिन को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वह देखता है कि शीमा और कामिकी उसे नहीं देख सकते, इसलिए रिन अपनी डीमन स्वॉर्ड निकालकर लड़ने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। वह देखता है कि एक आदमी एक बोट में आ रहा है और काफी तेज उस लड़के का नाम चिल्ला रहा है। फिर वह लड़का बोलता है, ये तो मेरे डैड की आवाज है, और वह पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि यह उसके डैड हैं। इसके बाद उनका टीचर उन्हें बताता है कि यह डीमन खतरनाक नहीं था, ये यहाँ कुछ नहीं कर रहा था। मैंने इसकी पूरी तरह से जांच की है और तुम लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया। अब वह लड़का अपने डैड के गले लग जाता है और उसके डैड बताते हैं, मैं 6 महीने पहले एक टापू पर गिर गया था और 6 महीने तक मैंने वहीं सरवाइव किया। यहाँ मिस्टर मेफिस्टो अपने छोटे भाई के साथ होते हैं। उनका छोटा भाई जापान की कई चीजें खरीद कर लाता है।
मैफिस्टो उसे डांटते हुए कहते हैं कि इन्फिनिटी की ताकत इन चीजों को खरीदने के लिए नहीं दी गई थी। छोटे भाई ने एक समुराई सूट भी खरीदा, जिसे देखकर मैफिस्टो बहुत खुश होते हैं और उसे पहनकर कहते हैं, अब से मैं एक समुराई हूँ। उनका छोटा भाई पूछता है, वह कहाँ है? इस पर मैफिस्टो बाहर की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं, ये एक अम्यूजमेंट पार्क है, क्या तुम उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो? अगले सीन में सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं और कामिकी और शैमी का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कामिकी और शैमी भागते हुए आती हैं। कामिकी ने इस बार यूनिफॉर्म पहना होता है। रिन उससे पूछता है, तुम्हारे कीमोनो का क्या हुआ? शैमी जवाब देती है, एज ए स्टूडेंट मुझे हमेशा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। कीमोनो स्टूडेंट फॉर्म में सही नहीं लगता, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म पहन ली। शैमी को देखकर सभी लड़के खुश हो रहे होते हैं। इस बीच रिन यूकियो से कहता है, देखो शैमी ने कितनी छोटी स्कर्ट पहनी है। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, यूकियो उसके मुंह पर किताब दे मारता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वे सभी यहाँ एक मिशन के लिए आए हैं। यूकियो उन्हें दो दो की टीम में बांट देता है और रिन और शैमी एक ही टीम में होते हैं। इससे रिन कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। यूकियो उन्हें बताता है कि इस अम्यूजमेंट पार्क में एक गोस्ट है। आज पार्क पब्लिक के लिए पूरी तरह बंद है, इसलिए उनके पास पूरे दिन का समय है उसे खोजने के लिए। गोस्ट को खोजने के बाद वे अपने टीचर या यूकियो को कॉल कर सकते हैं। टीचर कामिकी से पूछते हैं, गोस्ट का मतलब क्या होता है? कामिकी जवाब देती है, गोस्ट डीमन की तरह ही होता है। रिन सोचता है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं, ये तो बिल्कुल डेट जैसा है। वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि शैमी अजीब तरीके से चल रही है। शैमी बताती है, मैं हमेशा से ही एक अम्यूजमेंट पार्क आना चाहती थी मजे करने के लिए, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग होते थे जिससे मैं शर्माने लगती थी और डर जाती थी। फाइनली मैं अम्यूजमेंट पार्क आ पाई, वह भी एक मिशन के दौरान। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुगुरो के साथ जो आदमी आया था वो वीडियो गेम खेलने लगता है। सुगुरो उसे डांटने लगता है, तभी उस व्यक्ति को कुछ अजीब महसूस होता है और वह एक पिलर पर चढ़ने लगता है। शैमी उसका पीछा करते हुए एक कैरोसेल गेम में पहुंच जाती है जहां वे दोनों घूमने लगते हैं। दूसरी ओर एमी ओमोन बार बार रिन की तलवार निकाल रहा होता है, जिससे रिन बार बार अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। एमी ओमोन रिन की तलवार के साथ खेलते हुए कहता है, तो ये तलवार और तुम्हारी ताकत मेरे विश्व का हिस्सा है, तुम्हारा शरीर भी इस दुनिया का है। रिन परेशान होकर उस पर हमला करता है, लेकिन एमी ओमोन बचकर कहीं और चला जाता है। रिन उससे पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो? इस पर एमियोमोन जवाब देता है, मैं बोर हो रहा था इसलिए तुम्हारे साथ खेलने आ गया। इसके बाद एमियोमोन अपनी शक्ति से वहां की बिजली और सारे झूले चालू कर देता है। शैमी उस झूले में घूमते घूमते बेहोश हो जाती है। तभी वो घोस्ट उसे उठाकर चिढ़ाते हुए भाग जाता है। शैमी को एहसास होता है कि वह घोस्ट भी उसकी तरह है, जिसने बचपन में कभी अम्यूजमेंट पार्क में आकर खेला नहीं। शैमी उसके साथ खेलने के लिए उसका पीछा करने लगती है। उधर यूकियो को पता चलता है कि बिजली चालू हो गई है, जिससे उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। रिन फिर से एमियोमोन पर हमला करता है, लेकिन एमियोमोन एक झूले के ऊपर चढ़कर सर्फिंग करते हुए रिन पर अटैक करता है। रिन हवा में उड़कर उसके अटैक से बचता है, लेकिन एमियोमोन भी उसके बराबर उड़ने लगता है। एमियोमोन कहता है, मुझे एक और गेम आता है। वह रिन को पंच करता है, जिससे रिन काफी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। दूर से सुगुरो और अन्य लोग रिन को गिरते हुए देखते हैं। एमियोमोन रिन के ऊपर चढ़कर उसे पंच मारता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पिता और भाई तुमसे इतने प्रभावित क्यों हैं, तुम तो बहुत कमजोर हो। रिन गुस्से में उसे दूर फेंक देता है और पिलर से उस पर अटैक करता है, लेकिन एमियोमोन हर अटैक को डॉज कर लेता है। रिन आखिरकार उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है। एमियोमोन कहता है, अब मजा आ रहा है। इसके बाद वह जमीन पर मुक्का मारता है, जिससे जमीन फट जाती है और भूकंप आ जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पिलर्स गिरने लगते हैं। शैमी, जिसने उस घोस्ट को पकड़ लिया था, पिलर गिरने से खुद को और घोस्ट को बचाने की कोशिश करती है। पिलर के नीचे दबने ही वाली होती है, तभी रिन अपनी फ्लेम का इस्तेमाल कर उसे बचा लेता है। घोस्ट कहता है, आज मैंने बहुत मजे किए, मैं कभी खेल नहीं पाया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत मजे किए, शुक्रिया बिग सिस। ऐसा कहकर वह गायब हो जाता है। एमियोमोन रिन की तलवार तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुगुरो के साथ आया व्यक्ति वहां आकर अपने शरीर से तलवार निकालकर एमियोमोन पर हमला करता है और रिन को बचा लेता है। एमियोमोन गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो? क्या मैफिस्टो ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तभी शैमी वहां आती है और रिन से पूछती है, क्या वह घोस्ट चला गया? शैमी बताती है, उसने मेरे साथ खेला और फिर धन्यवाद कहकर चला गया। यूकियो वहां आता है और शैमी कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिन काफी घायल है। तभी वह व्यक्ति अपनी बुरी हटाकर कहता है, सॉरी बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारा कोई साथी नहीं हूं, मैं जापान ब्रांड से एग्जॉर्सिस्ट इंस्पेक्टर हूं, मेरा नाम शुरा किरिगाकुरे है। यह सुनकर रिन हैरान हो जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मिलते